दोस्तों, जब भी हम किसी आइएलटीएस सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा आइएलटीएस करने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी कैंडिडेट जब वो आइएलटीएस के इंस्टीट्यूट में पहुंचता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होता है कि मुझे आइएलटीएस करने में कितना टाइम लगेगा। आइएलटीएस करने में 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स लगेंगे, 1 ईयर लगेगा या फिर 2 ईयर्स लगेंगे। ये 2 ईयर्स या 1 ईयर वाला पार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है, आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी रियलिटी बताने वाला हूं कि क्या वाकई में ही हमें 2 साल भी लग सकते हैं आइएलटीएस करने में, क्या वाकई में ही हमें 3 साल लग सकते हैं, क्या वाकई में ही हमें 6 मंथ्स लग सकते हैं। तो आप लोग जब किसी आइएलटीएस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ 1 मंथ की जरूरत है या फिर आप मैक्सिमम 2 मंथ में आइएलटीएस का एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा इन रियलिटी होता नहीं है। जैसे ही आप लोग आइएलटीएस ज्वाइन करते हो उसके बाद आप एग्जाम देते हो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ लगाने के बाद और आपका जो डिजायर्ड स्कोर होता है वो नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि आखिर आइएलटीएस करने में टाइम कितना लगता है, कितना टाइम हमें चाहिए आइएलटीएस करने के लिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजों को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आइएलटीएस में जब हम आइएलटीएस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग की, लिसनिंग में आपको टाइम कितना लगेगा उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप इस चीज को समझिए कि आपको क्या करना है। देखिए जी, लिसनिंग जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपको बहुत सारे एक्सेंट्स जो हैं वो आने चाहिए। मींस आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो गया, आपको कोई भी एक्सेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलियन होता है, अमेरिकन होता है या कोई और एक्सेंट है, वो सारे एक्सेंट से आप फेमिलियर होने बहुत जरूरी हैं। अगर आप ये सारे एक्सेंट से फेमिलियर हैं तो आपको लिसनिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपका ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लिसनिंग में। आप लोग नहीं समझेंगे, मुझे पता, आप मुझे क्वेश्चन करेंगे सर ग्रामर का कोई रोल नहीं होता है। आप ब्लैंक सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, मैचिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं ग्रामर के साथ। उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उसके ऊपर आपकी पकड़, मॉडल वर्ब्स के ऊपर आपकी पकड़, ब्लैंक्स में स्पेशली आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जी। अगली चीज़, जब हम लिसनिंग करते हैं उसके बाद हमें हमारे लिए वोकैबुलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। जब हम लिसनिंग सुनते हैं, आप लोग कभी ध्यान से सुनना, वो स्पीकर जो होते हैं बहुत सारे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी अगर आपका स्कोर, आपका जो भी डिज़ायर्ड स्कोर है अगर आपको चाहिए, चाहे आपको 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, ये उस हिसाब से आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम इसकी वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं, जैसे सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वो एनिमल को स्पीशीज बोल सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है ब्रिंग अप। ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लेके आना, लेकिन अगर ब्रिंग के साथ अप लग गया तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगी और इसका मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो भाई आपको कहाँ से आंसर मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लिसनिंग में, चाहे आपने आंसर सही सुन लिया है लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। और लास्ट में स्पीड जो है लिसनिंग की, आपको डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी लिसनिंग थोड़ी फास्ट भी आ जाती है तो आपको कहीं से भी आ जाए, आप उसको डील करने की कैपेबिलिटी रखते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, वो मॉड्यूल है रीडिंग। रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ट्रांसलेशन। आपके जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करते हो तो आप खुद चेक करिए कि आपके अंदर इस रीडिंग टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की एबिलिटी है या नहीं है। कम से कम 50% टेक्स्ट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड 100% समझ में आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 50% आपको आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको टेक्स्ट में जाके फाइंड आउट क्या करना है, आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको नहीं समझ में आता, तो आपसे रीडिंग नहीं हो पाएगी। और उसके
बाद क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके साथ आपकी ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो स्पेशली ब्लैंक सॉल्व करने के लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसके बिना, आप ग्रामर के बिना ये कभी भी ब्लैंक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप जो लोकेशन आपको मिलेगी उसके आसपास इधर उधर घूमते रहोगे लेकिन आंसर नहीं मिल पाएगा। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी पंक्चुएशंस। ठीक है जी, मतलब पंक्चुएशंस में कोमा, फुल स्टॉप, सेमी कोलोन, ठीक है जी, कोलोन, सेमी कोलन, हाइफन, लॉन्ग हाइफन, शॉर्ट हाइफन, ये बहुत बड़े इनके मीनिंग होते हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो प्लीज़ इसको सीख लीजिए, फिर आप टाइम की बात करना। उसके बाद रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेफरेंसिंग क्या होती है? रेफरेंसिंग होती है कि अगर टेक्स्ट में एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा होता है, उस पूरे सेंटेंस को आगे वो रेफर कर देते हैं कुछ छोटे वर्ड्स लगा के, तो वो आपको अगर नहीं आते तो आपको रेफरेंसिंग सीखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारा कुछ रेफरेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपको क्या करने में हेल्प करती हैं? आपका जो टेक्स्ट होता है रीडिंग का, उसमें से अनवांटेड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में, मीन्स आपको हेल्प करती हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है, इसको आपने डिलीट कर देना है। तो अगर ये करने में आप कामयाब हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए, आपको आंसर अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में एक्यूरेसी, मीन्स अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आपको अपने क्वेश्चन टाइप के ऊपर वर्क करना है, एक्यूरेट करना उनको, और लास्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि आपको पता 40 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सेंटेंस ही नहीं बनाना आता है तो आप राइटिंग में स्कोर नहीं ले सकते। सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए ग्रामर, और ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे टेंस है, मॉडल वर्ब्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप आइल्स इंस्टीट्यूट को छोड़ दीजिए और पहले इस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए। उसके बाद आपके पास अगर आपको ग्रामर आता है तो फिर आपको नॉलेज भी होना चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आइल्स में आपको पता कहीं से भी टॉपिक आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट, क्राइम, एजुकेशन, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से कहीं से भी वो क्वेश्चन बना के आपको डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे नॉलेज पहले इकट्ठी करनी है। ठीक है, चाहे आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कर लो या आप आइल्स शुरू करने से पहले ये वाले टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका टीचर आपको बता सकता है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन सी, आपको सपोज करो ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको नॉलेज भी है, आपको ग्रामर भी आता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आते, स्ट्रक्चर का मतलब है कि आइल्स में 7 to 8 टाइप के जो एसेज आते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखना आता है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, तो आपके बैंड दोबारा से नहीं आएंगे, चाहे आपको सारा कुछ आता है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। इनको ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। फ्लुएंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये कोहेरेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लुएंसी और कोहेरेंस उन्होंने लिखा हुआ है, ये आईडीपी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। आईडीपी वाले आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं स्पीकिंग की, आपको समझ में आ जाएगा। फ्लुएंसी और कोहेरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप फ्लुएंट भी होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके आइडियाज़ जो भी आप बोल रहे हो उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक भी दिखना चाहिए, आपके आइडियाज़ में कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। और स्पीकिंग में ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ग्रामर भी आपकी ठीक होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, बट एटलीस्ट आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हो उस सेंटेंस में कम से कम 70-80% कंटेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। और नेक्स्ट चीज़ है, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर बोलने की। इसको मैं स्पेशली बोलूँगा क्यू कार्ड वाला जो पार्ट होता है, कि आपने अपनी एबिलिटी इस हिसाब से डेवलप करनी है, कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, कोई वहाँ से क्रैमिंग नहीं करनी है। ठीक है जी। आप कोई मक्कड़ के आइडियाज़ लेके उसको एज इट इज़ नहीं बोलना है, आपने वो आइडियाज़ लेने हैं और आपके अंदर ये ऐसी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, आप आइडियाज़ को डेवलप करने में कामयाब हो पाओ। और लास्ट में पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है। पार्ट 3 जो है उसके लिए आपको क्या करना है, आपके अंदर आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी एबिलिटी चेक करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पार्ट 3 में,
ठीक है, आपकी रेंज चेक करता है लैंग्वेज की, आपके एक्सप्रेशंस, और जो एक्सप्रेशंस है वो क्या किस चीज़ के ऊपर आपके क्वेश्चंस डिज़ाइन किए होते हैं। जैसे वो कभी आपको कंपेयर करवा देगा, कभी कंट्रास्ट करवा देगा, कभी कंपैरिजन करवा देगा पास्ट प्रेजेंट का। तो ये सारी चीज़ें को किस एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी हैं। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं आइल्स करने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर ये सारी चीज़ें अगर तो आपको स्कूल में करवाई गई हैं, स्कूल में भी कई स्कूल भी बहुत सारे अच्छे स्कूल होते हैं, वो स्कूल्स में ही बच्चों को इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके लिए तो 1 मंथ इज़ इनफ। बिकॉज उनको क्या करना है, उनको जस्ट टीचर जो है वो गाइड करेगा किस हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, और विद इन 1 मंथ वो अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की इनमें से कोई भी चीज़ कमज़ोर है तो उसको उस हिसाब से चलना है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये तो है, ये उसके अलावा आपके बैंड की रिक्वायरमेंट जो है वो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। अगर आपको 6 ईच चाहिए, अगर आपको 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, जिस हिसाब से आपको बैंड चाहिए उस हिसाब से आपको जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं ऊपर सारी इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की, उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, ना कि आपको ये सोचना मेरे को 8 बैंड चाहिए या 7 बैंड चाहिए और आप सीधा इंस्टीट्यूट में जाओ, आप वहाँ पे देखो मैजिक, ये कोई इंस्टीट्यूट वालों के पास मैजिक है, वो आपको कोई ट्रिक्स बताएंगे और वो ट्रिक्स लगा के आप सीधा 7-8 बैंड तक चले जाएंगे। ये होने वाला नहीं है। आपने पैसे बर्बाद करने आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे 10 बार एग्ज़ाम दीजिए। आईडीपी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो आपको मना करेंगे, बट आपके बैंड तब तक नहीं आएंगे जब तक मैंने ये जो चीज़ें आपको लिख कर बताई हैं इनके ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी ये वाली चीज़ें चेक कीजिए आपको आती हैं या नहीं आती हैं, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। उसी हिसाब से आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, तो मतलब लगेगा ही। समझ गए मेरी बात। किसी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें सीखने में 2 मंथ लग सकते हैं, किसी को 4 लग सकते हैं, किसी को 6 लग सकते हैं, किसी को साल लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी बैंड अचीव नहीं कर सकते हो, आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो पहले आपको ये चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। उस हिसाब से मेहनत करोगे तो उस बैंड लेवल तक पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए। होपफुली मेरी बात अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।